हमारा जो सफ़र 2011 में शुरू हुआ था और 2017 से DSF का सफ़र शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेकर आज तक हमारी पूरी टीम तकरीबन हमारे 13 जोन्स हैं। होसकोटे, केआरपुरम, कालगुडी वाइटफील्ड, अत्तीबेलानेकल, कोलार, मालूर, चिकबल्लापुर, दुर्बल्लापुर। आज अल्हम्दुलिल्लाह 71 मेंबर्स आज रजिस्टर हो गए हैं, कुछ आए हैं, कुछ आने वाले हैं। पर हम पूरे टीम मेंबर एक जिस्म की तरह हैं। ऐसा जैसा पार्सा बड़ी हमारा है ना, हर एक की अपनी अहमियत है, हर एक का काम बांट हम लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ करो अल्लाह ताला हमारी पूरी टीम को एक जिस्म बना कर रखे। और इसके बाद मैं जनाब हमारे वसीम सर जो हमारे तहरीक के रूहे रवा हैं, बोलते ना उसका एक उसकी रूह है सर में। अल्हम्दुलिल्लाह हर काम में सबसे आगे रहते हैं, डेडिकेशन है, मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं, आकर हमारा DSF का और दीनियात का क्या मकसद है, हम क्या किए हैं, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, पूरा तफसीली इंट्रोडक्शन पेश करें जनाब वसीम सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाश्ता करें भाई, सैंडविच था, चाय, कॉफी, स्नैक्स। और एक बात, माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है। You have to be energetic. Come on guys. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब आ रही एनर्जी, राइट? माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आपने आपका कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए हैं। टुडे सैटरडे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो आई थिंक ये क्रीम लेयर है, राइट? तो यू हैव बीन वर्किंग डेडिकेटेडली, कंपैशनेटली ऑन द ग्राउंड फॉर द पर्पस ऑफ द DSF फाउंडेशन। तो जैसा मौलाना ने बताया कि 2017 में हमारा जर्नी शुरू हुआ, राइट? 25 दिसंबर 2017 होसकोटे टाउन में ऑलमोस्ट 500 to 600 स्टूडेंट्स को हमने इनवाइट किया। फर्स्ट प्रोग्राम 2017 में हमने कंडक्ट किया। माशाल्लाह बहुत ही इम्पैक्टफुल, बहुत ही कामयाब सेशन रहा और ज़बरदस्त फीडबैक आया। बहुत सारे पेरेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फिर हमें अप्रोच किया और बताया कि ऐसे सेशंस होना चाहिए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टीम मेंबर्स हैं, जैसा 13 to 17 जोन से, सारे जोन से हमारे की प्लेयर्स हैं, कोर टीम मेंबर्स हैं और यहाँ पर प्रेजेंट हैं ऑलरेडी। और बहुत सारे जोन मेंबर्स ऑन द वे, दे आर ऑन द वे, इंशाल्लाह दे विल बी हियर टुडे एंड दिस इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक सेशन। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन, बिकॉज ऑफ योर कमिटमेंट, बिकॉज ऑफ योर contribution at every stage since 2017 in the DSF Foundation, we are here today. We are here today only because of you, because of your dedication and contribution. जिस तरह से आपने मेहनत किया है, जिस तरह से आपने बच्चों को एम्पावर किए हैं, मोटिवेट किए हैं, गाइड किए हैं, इन्फ्लुएंस किए हैं, इंस्पायर किए हैं, because of your actions, because of your dedication, commitment and so on. बहुत सारे चीजें हैं मैं बताना चाहता हूं, because I have limited time, तो I will take this opportunity to thank you, thank each and every one of you. Thank you so much for all your contribution to the DSF Foundation and inshallah आज एक नई शुरुआत होगी, because we have entered into a new year. हमारा नया साल शुरू कब होता है भाई DSF Foundation का? जनवरी नहीं, एग्जाम्स खत्म हो गए, उसके बाद से हमारा नया साल शुरू हो जाता है। बिकॉज हमें बच्चों को फेलिसिटेट करना है, उनको इंस्पायर करना है, गाइड करना है, मोटिवेट करना है और बहुत सारे हमारे एक्टिविटीज होते हैं, राइट? तो आपको पता है कि हमारे क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं। नंबर 1, हम बच्चों को अप्रोच करते हैं, उनको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और एक उनके लाइफ में एक पर्पस क्रिएट करते हैं, एक मकसद, जिंदगी का एक मकसद क्रिएट करते हैं। हाँ, बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, पता नहीं और क्या क्या बनना चाहते हैं, बट हम चाहते हैं कि वो बेस्ट बने। हम चाहते हैं कि हमारे कौम का, हमारे सोसाइटी का, हमारे कम्युनिटी का, हमारे कंट्री का हर एक बच्चा जो है बेस्ट बने, चाहे वो डॉक्टर बने, बेस्ट डॉक्टर बने। सिर्फ
बैंगलोर में ही नहीं बल्कि इंडिया में, वाई इंडिया, सारी दुनिया का बेस्ट डॉक्टर बने, राइट? हमारा एक मकसद है, जो भी आज आप बने, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आप जो भी बने बेस्ट बने। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम चाहते हैं बेस्ट से ज्यादा सच्चा और ईमानदार बने। अच्छा तो बनना है, नो डाउट, बट अच्छे से ज्यादा सच्चा और ईमानदार बनना है, यह हमारा मकसद है। तो इसी मकसद को लेते हुए हमारा एक स्टेटमेंट है, एजुकेशन विथ ग्रेट वैल्यूज। एजुकेशन विथ ग्रेट वैल्यूज इज द मोस्ट पावरफुल टूल वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अच्छा है, यह हमारा पर्पस है, एजुकेशन विथ ग्रेट वैल्यूज। ये ग्रेट वैल्यूज क्या है? सच्चाई, ईमानदारी, बेसिक्स, हमारे इस्लाम का बेसिक्स है सच्चाई और ईमानदारी, राइट? इंशाल्लाह ये हमारा मोटो, ये हमारा विजन लेते हुए हम माशाल्लाह 2017 से मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स को एम्पावर किए। कितने? 1 लाख स्टूडेंट्स, हाई स्कूल, पीयूसी, ग्रेजुएट्स, और वी हैव कंडक्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सेशंस फॉर ऑल दीस ऑडियंसेस। पहले होता है हाउ टू फेस एन एग्जामिनेशन, उसके बाद में होता है मेटा लर्निंग को, कि एक बहुत ही अच्छा इफेक्टिव एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है बच्चों के लिए। उसमें बहुत सारे लर्निंग स्ट्रेटेजी सिखाते हैं, मेमोरी टेक्निक सिखाते हैं, और वहां पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन, ऐसा इंफॉर्मेशन मिलता है आई डोंट थिंक सो इवन इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो वो सारे टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए माशाल्लाह बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही अमेजिंग और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स बच्चे क्रिएट किए हैं। एंड वी हैव बीन ऑनरिंग thousands of students, and alhamdulillah this year 24 students in Karnataka state secured 100 out of 100 first rank holders। उसमें 4 बच्चे जो हैं हमारे कम्युनिटी के हैं। जब हम शुरू किए थे एक भी नहीं था, alhamdulillah। I'm not saying that's because of us, I'm sure हम एक रीजन थे। हमारे बहुत सारे सेशंस को सारे इंडिया में बहुत लोगों ने देखा, और बहुत एसोसिएशंस ने, बहुत ही फाउंडेशंस ने देखा। देन दे स्टार्ट कंडक्टिंग सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेनिंग सेशन, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोग्राम्स अक्रॉस द नेशन, एंड उसका इंपैक्ट माशाल्लाह बहुत ही अच्छा था। एंड I really want to thank each one of you, because I think you should give a big round of applause to yourself. Can we have a big round of applause? यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं, अगर ये कामयाबी हासिल करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हमारी कम्युनिटी अभी जो है ऐसी जा रही है। डू यू एग्री? जब मैं ग्रेजुएट बना था तो आई थिंक हमारे कम्युनिटी में सितारे नहीं दिखते थे, चमकते हुए सितारे, बट अल्हम्दुलिल्लाह इन द लास्ट 10 years आई थिंक नाउ वी हैव सीन द रिजल्ट्स, वी हैव सीन द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैपनिंग अक्रॉस द नेशन, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कम्युनिटी जो है अभी जो है it's rising. Inshallah it will rise and only rise, and inshallah our community students will rock and roll across the nation and across the globe, inshallah. And inshallah we have to be part of that journey. Inshallah, I'm sure and confident we will definitely be part of that journey. And now I really want to take this opportunity to once again welcome each one of you to this amazing and fantastic Train the Trainer program, which is going to be the लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। बिकॉज आप जो भी यहां पर हैं, आप सब लीडर्स हैं, सब लीडर्स हैं, अग्री करते हैं? कौन है भी लीडर्स? हाथ उठाओ, उठाएंगे? यस ऑफ कोर्स, यू आर अ बॉर्न लीडर। कम ऑन गाइस, यंगस्टर्स, क्या हुआ? यू आर अ बॉर्न लीडर, राइट? तो हम क्या कर रहे हैं? हम यहां पर एक अमेजिंग और इफेक्टिव लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ हम यहां पर बहुत बड़े हस्तियां हैं, बहुत बड़े फेमस पर्सनैलिटीज हैं यहाँ पर, उनका लीडरशिप रोल में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी के लिए है, सोसाइटी के लिए है, और ऑफ कोर्स टू द नेशन एज वेल, राइट? हमारे एमके मेत्री सर आए हैं, हमारे जयराम रायपुरा सर आएंगे, हमारे डॉक्टर सैयद हबीब पाशा सर आएंगे। उनके डिफरेंट डोमेन्स में दे आर द एक्सपर्ट्स, एंड दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, कम्युनिटीज, एंड ऑफ कोर्स टू द नेशन इन डिफरेंट डोमेन्स। एंड हमारे नईम भाई आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इन सब से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये नियत बहुत जरूरी है। आप यहां पर आए हैं, कौन सी नियत से आए हैं? किसी ने फोर्स किया, इसलिए आए हैं?
नहीं, आपकी नीयत ये होना चाहिए कि मैं यहाँ पर आया हूँ कुछ ना कुछ सीख के जाऊंगा, यहाँ पर आया हूँ मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ सीख कर जाऊंगा और इंशाल्लाह जो भी यहाँ पर सीखूंगा वो लाइफ में भी अप्लाई करूंगा और हम आप जो भी बच्चों को कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह उनकी लाइफ को भी मैं ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। आप लीडर हैं बट यू हैव टू बी अ ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर। आप ऐसे सिर्फ नाम के लीडर नहीं, आप कौन है? ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर। आप जिंदगियों को बदलने वाले लीडर हैं। कौन है आप? जिंदगियों को बदलने वाले लीडर आप हैं। तो इतना कहते हुए मैं I really want to take this opportunity to welcome the one and only M.K. Maitre sir, who is the advocate and managing partner at T4 Law Associates and an attorney at Syndicate. So thank you so much, sir, for joining with us today. And I really want to take this opportunity to welcome you and hand over this session. So he's going to share some amazing insights and a lot of things that you really need to listen to him carefully. हर एक लफ्ज, हर एक वर्ड आप गौर से सुनिए, because he is an expert in the nation on the waqf, right? So he has given hundreds of presentations on what can we do to manage the waqf properties. What is the action plan, right? And also he's also going to share the law of the land and हम क्या कर सकते हैं collectively, individually to contribute back to the society, community and to the entire nation. तो इतना कहते हुए, sir, I really want to welcome you. So thank you so much for joining with us today. Welcome and over to you. रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All these years, right from 2007 when I enrolled myself as an advocate, thereafter I completed my masters and joined the Al-Amin College of Law as faculty. Since then till today, the target audience were my students mostly are the judges. Judges have no option than listening to us whatever we speak, either in favor of or against us. Judgment may come, that is different issue, but they will listen, they have to listen. That was one part of the target audience. Another one is students, and obviously when I'm teacher, I'm teaching something, students have no option than listen just. But today, maybe it is my better luck, I can say, or else sometimes it can be a big examination for me. I'm facing the leaders today, and this is the mixture of both responsibility as well as an immunity, I can say. I'll start with one small Kannada poem that I have written for your reference about Allah subhanahu wa ta'ala. ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆದರಿ ಪೂಜಿಸುವವರು ಉಂಟು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಉಂಟು. ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆದರಿ ಪೂಜಿಸುವವರು ಉಂಟು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಉಂಟು, ನಿನ್ನನ್ನು ಬೈದು ಮೆರೆಯುವವರು ಉಂಟು, ನಿನ್ನನ್ನು ಬೈದು ಮೆರೆಯುವವರು ಉಂಟು. ನಾನಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಹಿತರ ಕಂಡೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ದೂರವಾಗಿ ಬದುಕಿದವರ ನಾಕಾಣೆ ಮಹಾಮಹಿಮ ದೇವ. ओके, आपको ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है. ओके, तो अल्लाह के लिए, अल्लाह के अतराफ, अल्लाह के वास्ते जो भी है सिर्फ अल्लाह के लिए, उसको छोड़ के कुछ भी नहीं है. कोई गाली भी बक रहा है तो भी कहीं ना कहीं वो अल्लाह के अतराफ ही घूम रहा है. तो आज का ये सेशन वंस अगेन मैं आपको तहे दिल से जो है इस सेशंस के लिए मैं आपको इस्तकबाल कर रहा हूँ. जैसे कि आपको बताया गया है कि आज का मेरा जो टॉपिक है लॉ ऑफ द लैंड है, राइट्स ऑफ द पीपल है, अलॉन्ग विद दैट अ स्पेशल टच टू द वक्फ लॉज इन इंडिया. I take this opportunity to declare one of the aspirations that I'm going to complete very soon. Very soon means within 1 or 2 weeks, my book is going to be published on the waqf laws only. Initially, when we
started practicing myself, when I started practicing, I was totally zero in work laws. My specialization was completely different. But what happened when cases started coming, I used to refer the work cases to those expert advocates who are actually practicing in work laws. In the year of 2022, this government presented the Waqf Amendment Bill. At that time, first time I started reading about the Waqf. Thereafter, that bill could not be passed in the parliament. 2024, once again they presented the amendment bill. Then we all took it very seriously. And there we formed a team of volunteers called Hum Samvidhan Ke Log. And part of that is my best friend, Mr. Samir Asad, sitting here. So we started our work on that. Slowly and gradually we started educating people, but still it is very less what we have done, is very, very less. The Waqf laws in India are very unique laws comparing to all other endowments, all other charitable trusts that are religious trusts that are working in different communities. The Waqf is a divine concept given by Allah subhanahu wa ta'ala through His holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, right? Because of that it is unique and no one can compare themselves with the Waqf. Okay, I'll come to the Waqf topic later. Before that, let us start with the topic which is given to us, law of the land. First of all, before going to the law of the land, what is law? लॉ क्या चीज है? ये डिबेट जो होते हैं अक्सर कि कुछ लोग बोलते हैं, लॉयर्स अक्सर बोलते हैं कि लॉ ही सब कुछ है, बाकी सब फील्ड्स हमारे अंदर ब्रांचेस हैं. अभी एक डॉक्टर से आप पूछेंगे तो डॉक्टर बोलेगा नहीं, मेडिकल साइंस जो है इतना वसी है कि इसके सामने कोई भी जो है दूसरा ब्रांच ऑफ साइंस कॉम्पीट कर ही नहीं सकता. अगर आप एक सोशलिस्ट को पूछेंगे, एक सोशल साइंस के एक्सपर्ट को पूछेंगे तो वो बोलेगा कि आप जितनी भी बातें कर रहे हो सारी की सारी चीजें जो है वो सोसाइटी में आ जाती है, तो पार्ट ऑफ द सोसाइटी है. इसी तरीके से एवरी ब्रांच ऑफ साइंस हैज गॉट इट्स ओन यूनिक फीचर्स. बट एज अ लॉयर माय ड्यूटी इज टू कीप यू व्हाट इज लॉ. ठीक है, अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे कुछ यहाँ पे उसूल, कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ तौर तरीके हैं. Maybe we can call it as protocols, rules, regulations, bylaws, whatever. Different names are there, but उसको हम एक ही हिसाब में बोल सकते हैं कानून. कानून क्या है? What is law? Law is a set of rules made to regulate the human behavior. To regulate the human behavior. इंसान पैदा इसलिए होता है कि वो कानून को तोड़े, वो अपनी मनमर्जी चलाए, वो दूसरों को तकलीफ दे. ये उसकी ह्यूमन बॉर्न क्वालिटी होती है. उसको रेगुलेट करने के लिए जो है अथॉरिटीज को जरूरत पड़ती है कि कानून बनाए और अपने कानून के जरिए से इंसान के बिहेवियर को जो है रेगुलेट करता रहे. ये मकसद है. अभी जो भी कानून बना, चाहे वो सोशल नॉर्म्स हो या लेजिस्लेचर के जरिए से आने वाला कोई एनैक्टमेंट हो या कोर्ट के जरिए से आने वाला कोई जजमेंट हो या कोई लोकल बॉडी, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल पार्लियामेंट बनाने वाले कानून हो, जिस किसी भी कानून को हम देखते हैं तो इसका एक रूट है. रूट कहां जाके टच होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जाके टच होता है. से फॉर एग्जांपल, वी हैव सर्टेन रूल्स इन दिस पर्टिकुलर होटल. द रूल्स आर मेड बाय द होटल मैनेजमेंट. दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द लॉ. This hotel is making the rules because it is a registered body into one of the laws, that is BBMP. BBMP में एक पर्टिकुलर एक सेक्ट है, सर बड़े अच्छी तरीके से जानते होंगे, शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट बोल के एक कानून है. वहां पे हर एक शॉप जो होता है, हर एक बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट जो होता है, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है. तो BBMP जो है इसको कुछ कानून के तरीके से परमिशन देती है. अब BBMP एक्ट कैसे बना? स्टेट लॉ ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने तरीके से एक एनैक्टमेंट पास किया तो BBMP कानून आया. BBMP कानून के तहत एक बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बनी. अब ये स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो उसको कानून बनाने का पावर कहां से मिला? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर दिया गया है, लॉ मेकिंग पावर टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स. जो MLAs हम बना के भेजते हैं ना, ये सारे MLA मिला के एक असेंबली बनाते हैं. असेंबली में जो कानून पास होता है उसको जो है स्टेट सब्जेक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के जो 3 लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, वो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उस पर क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट अपना कानून बनाती है. अभी स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाने का पावर कहां से मिला था? कॉन्स्टिट्यूशन से. अभी कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आया? और थोड़ा हम पीछे जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन इज
the self-made law of the citizens of the nation, where in the year of 1949 we passed this constitution telling that we the people of India solemnly resolving that हमें एक अपने आप के ऊपर एक रेजोल्यूशन पास कर लिए, वो रेजोल्यूशन ही भारत का संविधान है। तो भारत का संविधान किसका है? हमारा है, हमने बनाया, हम भारत के लोगों ने बनाया। दैट इज व्हाई वी द पीपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी तंजीम का नाम भी वही है, हम संविधान के लोग। अभी संविधान जो बना, ये कैसे बना? एनी डिफाइंड टेरिटरी if having group of individuals, human beings, those group of individuals feeling that they are the residents of a certain particular predefined territory, if they make certain laws for themselves, that is constitution. अभी ये human beings जो अपने आप के ऊपर कानून बना रहे हैं, इनको कानून बनाने का अधिकार कहां से मिला? इनको ये कानून बनाने का अधिकार मिलता है ह्यूमन राइट्स से। There are some basic fundamental human rights which are inherent from the divine law. हर इंसान को जब वो मां के पेट में उसकी जो वजूद उसका क्रिएट होता है पहली बार, वहां से उसके कुछ हुकूक जो है तय किए जाते हैं। Today, international human rights also have recognized that the unborn babies in the womb of the mother also have certain rights. वहां से शुरू होता है। Until you die, even after you die, you have to be very dignified way. You have to be sent to your last journey. आपकी जो तदफीन होगी वो भी जो है बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ, वो ह्यूमन डिग्निटी के साथ होगा। वो भी जो है कानून के अंदर आता है कि मरने के बाद भी आपके कुछ हुकूक है, डेड बॉडी के भी सर्टेन हुकूक है। डेड बॉडी को जब हम कब्र में डाल देते हैं, कब्र की मिट्टी भी डाल देते हैं, तो उस कब्र के भी सर्टेन राइट्स होते हैं। तो लॉ इज कवरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। नो कमिंग बैक, ह्यूमन बींग्स को कानून बनाने का अधिकार, ये राइट्स, ये पावर कहां से मिला? डिवाइन लॉ से मिला। अब ये डिवाइन लॉ क्या है? जब कुछ भी नहीं था तो वो था, जब कुछ नहीं होगा तब भी वो होगा। वो जो है वो भी कानून है। वो जो भी है वो खुद अपने आप में एक कानून है। वो कानून को बनाता भी है और कानून को तोड़ता भी है। सिर्फ उसको अधिकार है, वही कानून, वही जो है हक है। हक ही जो है कानून। ठीक है? Whatever laws we are speaking about, they are ultimately coming from the divine law. अब ये डिवाइन लॉ को अल्लामा इकबाल साहब के शेर में अगर बताया जाए तो बड़ी बेहतरीन अंदाज में समझाते हैं। अगर की वफा तूने मोहम्मद से हम तेरे, ये जहां क्या चीज है? लोह कलम तेरे। अब ये सवाल उठता है फिर, ये लोह कलम क्या है? वही लोहे अज़म है जिस पर हर चीज लिख दी गई है, ता कयामत तक जो होना है, जो होगा, और कयामत भी किस तरीके से आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, और उसको खत्म कैसे होगा, वो भी लोहे अज़म पे लिखा है। हो सकता है कि शायद एक दिन लोहे अज़म भी खत्म हो जाए। तो दिस इज लॉ। होप नाउ यू कैन connect your imagination or the capacity of that imagination to touch the definition of law. Hope that I have tried to convince you to understand what is law today, right? Okay. Now comes what is right. The rights of human beings, rights of citizens. हमेशा जो कानून बनता है वो कानून इंसानों के लिए बनते हैं। कोई भी कानून जो है जानवरों के लिए नहीं बनता है। मिसाल के तौर पे एक लॉ है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी ऑन एनिमल्स एक्ट। अक्सर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कुछ फिरका वाराना तंजीमें जो है ऐसे कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं। एक जानवर है, जानवर के ऊपर जुल्म न हो इसलिए कानून बनाया जाता है। अब वो कानून जो है जानवर के ऊपर या जानवर की हिफाजत के लिए बन रहा है, लेकिन उसका राइट्स जो है जानवर को नहीं है उसमें, मगर ड्यूटीज जो है इंसानों पे क्रिएट की गई है कि आप अगर आपके पास घोड़ा है तो आपको जरूर उसको जो है सही तरीके से घास खिलाना है, टाइम टू टाइम पानी पिलाना है, उसको एक अच्छा शेल्टर प्रोवाइड करना है, उसकी जो भी वैक्सीनेशंस वगैरह जो भी होते हैं वो सारी चीजें आपको करना है। दिस इज पार्ट ऑफ योर ड्यूटी। ड्यूटीज आर डिफाइंड इन द लॉ and those duties are giving certain rights to your animal, but animal cannot execute the laws without the human intervention. कोई भी जानवर हो अपना जो है राइट्स खुद एग्जीक्यूट नहीं कर सकता जबकि उसकी तरफ से कोई इंसान न हो। उसी तरीके से जो इंसान
जो मैच्योर्ड नहीं है, यानी कि 18 साल से छोटे हैं, माइनर है, तो वो भी अपने हुकूक को डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। उनके लिए भी नेक्स्ट फ्रेंड की जरूरत पड़ती है, एक गार्डियन की जरूरत पड़ती है। तो लॉ के अंदर इसका भी इंतजाम किया गया। उसके अलावा कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनके राइट्स को खुद एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, जिनको हम कॉमन लैंग्वेज में पागल कहते हैं। अक्सर अनसाउंड माइंडेड पीपल हम लोग सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश में कह सकते हैं। अब ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो है, लीगली डेफिनेशन उसका अलग है, मेडिकली डेफिनेशन उसका अलग है। मेडिकल साइंस में वो इंसान जो नॉर्मल रहता है वो भी एबनॉर्मल है, बट लॉ में ऐसा नहीं है। लॉ में हर इंसान नॉर्मल है, जबकि वो एबनॉर्मल हो तभी वो एबनॉर्मल होता है। मिसाल के तौर पे अ मैन और अ ह्यूमन बीइंग, मैन और वुमन, if he or she is not able to understand the consequences of his or her own acts or omissions, then that human being can be called as unsound minded person. मतलब मैं कुछ कर रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं, मेरे जो काम कर रहा हूं उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा मेरे को नहीं पता। मैं जो करना है नहीं कर रहा हूं, करने से बच रहा हूं, उसका भी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा मेरे को नहीं पता, तब मैं अनसाउंड माइंडेड हूं। अगर मुझे पता है कि मैं ये करने से ये होगा, ये नहीं करने से ये होगा, तो तब मैं साउंड माइंडेड पर्सन हूं। इतना ही डेफिनेशन लॉ का है। अब आप मेडिकल साइंस को आएंगे तो अगर आपने गलती से बीवी को कह दिया कि आज जो है थोड़ा ऊंची आवाज में बात कर दिया बीवी के सामने, तो आप क्या है, साइकोलॉजिकली एबनॉर्मल है, बिकॉज आप अपने ह्यूमन फीलिंग्स को कंट्रोल में नहीं रख सकते, देन यू आर एबनॉर्मल पर्सन। अगर आप काम पे गए, एम्प्लॉयर थोड़ा गुस्सा किया पे, आपने अपने सबऑर्डिनेट पे गुस्सा निकाला, तो भी आप एबनॉर्मल हैं। तो ऐसे जो है मेडिकल साइंस के अंदर डेफिनेशन थोड़ा अलग होता है। ओके, तो आपने अभी समझा कि इंसान क्या है, किस तरीके के इंसान होते हैं, कौन राइट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कौन राइट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ओके, अभी राइट क्या चीज है, अब मिसाल के तौर पे मैं बताता हूं। राइट्स जो है किसी भी इंसान को कुछ करने का जो है, इट इज एन इम्यूनिटी टू डू समथिंग, आई कैन से। आपको इख्तियार है कुछ चीज करने का या फिर नहीं करने का इख्तियार है, नेगेटिव राइट है। आप कुछ करने का भी इख्तियार है, न करके ऐसे ही खामोश बैठने का भी आपको राइट है। तो राइट जो है नेगेटिव अंदाज में भी होते हैं, पॉजिटिव अंदाज में भी होते हैं। मिसाल के तौर पे अभी मेरे को प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, पानी पीना मेरा हक है। अच्छा, प्यास लगी है फिर भी मैं नहीं पीना चाहता, आई डोंट वांट टू ड्रिंक, दैट इज आल्सो माय नेगेटिव राइट। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप पीना ही है, आपको आप नहीं पिएंगे तो हम आपका सर कलम कर देंगे। नोबडी कैन से लाइक दैट, बिकॉज़ इट्स माय राइट। सेम थिंग असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने स्पीच में कहते हैं, आपने सुना होगा, भारत माता की जय बोलना चाहिए मगर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि ये मेरा राइट है, आप मेरे को फोर्स नहीं कर सकते। मैं उसको हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलूंगा, भारत जिंदाबाद बोलूंगा, ये मेरा राइट है। तो दिस इज हिज डेफिनेशन। मैं उसको जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, आपको सेम आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो राइट्स आर अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट लेजिस्लेशंस, डिफरेंट लॉ के तहत जो है राइट्स जो है पैदा हो रहे हैं। अभी मिसाल के तौर पे कुछ राइट्स ऐसे हैं कि समझो सिविल राइट्स की हम बात करेंगे। सिविल राइट्स में जो है स्पेशली प्रॉपर्टी राइट की हम बात करेंगे, प्रॉपर्टी राइट की। एक इंसान कोई जब प्रॉपर्टी खरीदता है, खरीदने से पहले उस प्रॉपर्टी के साथ उसका कोई नेक्सस रिलेशनशिप नहीं होता। द मोमेंट उन्हें जब परचेज किया प्रॉपर्टी, परचेज करने के बाद ये क्या बन जाएगा, ओनर बन जाएगा, तो उसको ओनरशिप राइट्स मिलेंगे। अब ओनरशिप राइट्स में क्या क्या आएगा, वो उस प्रॉपर्टी में रह सकता है, उसको डेवलप कर सकता है, उसको डिमोलिश कर सकता है, उसको सारे राइट्स मिलेंगे, बट ऑल द राइट्स आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशंस। आपको राइट है बिल्डिंग बनाने का, मगर आपको परमिशन लेना है बीबीएमपी से। बगैर परमिशन के आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। अगर परमिशन लिए भी आप, तो परमिशन के अंदर जो प्लान दिया जाएगा, सैंक्शन प्लान जो आपको मिलेगा, उसी के तहत आपको जो है बिल्डिंग बनाना है। अगर आप वायलेशन करते हैं तो आपको बिल्डिंग को डिमोलिश करने का राइट भी बीबीएमपी को मिलता है। तो ऑल द राइट्स आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन कंडीशंस व्हिच आर लॉजिकली डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट योर राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स राइट्स। ओके, अभी राइट की बात हम करेंगे तो एवरी राइट इज नॉट आइसोलेटेड, इट इज कपल्ड विद द ड्यूटी ऑफ समवन। अगर मुझे कुछ हक है तो मेरे अतराफ जितने भी लोग हैं उनके ऊपर कुछ कर्तव्य बनता है, उनकी ड्यूटीज बनती है कि मेरे राइट्स की हिफाजत करें। एग्जांपल के तौर पे, राइट टू डिग्निटी आई हैव, यू हैव राइट टू रिस्पेक्ट मी, आई मीन यू हैव ड्यूटी टू रिस्पेक्ट मी। व्हेन यू हैव राइट टू रिस्पेक्ट, आई हैव ड्यूटी टू रिस्पेक्ट यू। सिमिलरली, इफ आई हैव राइट टू लाइफ, देन यू हैव
ड्यूटी नॉट टू टेक माई लाइफ। सो इस तरीके से हर राइट जो होता है, हर हुकूक जो होते हैं वो कपल्ड विद ड्यूटी होते हैं, इंडिविजुअली आइसोलेटेडली कोई भी राइट नहीं होता है। अच्छा, कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो एक्सीडेंटली क्रिएट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक्सीडेंट का ही एग्जाम्पल देता हूँ। दो इंडिविजुअल्स जो है सड़क पे चल रहे हैं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक बाइक पे आ रहा है, एक चलते आ रहा है, ठीक है। अभी जो बाइक पे आ रहा है बंदा, वो जो चलते आ रहा है, दोनों के बीच में कोई रिश्ता, कोई नेक्सस, कोई रिलेशनशिप नहीं है। अभी क्या होगा, गलती से बाइक सवार ने क्या कर दिया, जो बंदा चल के आ रहा है उसको टच कर दिया। द मोमेंट द बाइक हैज हिट दैट पेडेस्ट्रियन, अभी क्या हो जाएगा, पेडेस्ट्रियन का जो है थोड़ा फिजिकल डैमेज हो जाएगा। द मोमेंट अभी इसका फिजिकल डैमेज हो गया, तो दोनों के बीच में बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट जो दो स्ट्रेंजर्स थे, बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं था, उनके बीच में क्या हुआ, एक कनेक्शन क्रिएट हो गया। एक बन गया रॉन्ग डूअर, एक बन गया विक्टिम। अभी विक्टिम क्या करेगा, रॉन्ग डूअर के ऊपर केस फाइल करेगा। वो केस दो तरीके का हो सकता है, क्रिमिनल भी हो सकता है, सिविल भी हो सकता है। क्रिमिनल होगा वो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए, सिविल होगा उसकी नेग्लिजेंस की वजह से जो डैमेज मुझे हुआ है उसके लिए हम क्या लेंगे, कॉम्पेंसेशन लेंगे। तो कॉम्पेंसेशन के लिए विक्टिम क्या करता है, सिविल कोर्ट में केस फाइल करता है, सूट फॉर कॉम्पेंसेशन डालता है। अभी दो लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप नहीं था वो रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। उसी तरीके से आप ट्रस्ट को ले लो। ट्रस्ट जब बनती है तो ट्रस्ट बनाने के पहले बेनिफिशियरी और ट्रस्टी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब कोई ट्रस्ट बन गया, रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो गया, आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट क्या होगा, बेनिफिशियरी को बाय डिफॉल्ट जो है राइट मिलेगा ये ट्रस्टी के ऊपर, और ट्रस्टी की ड्यूटी रहेगी कि बेनिफिशियरीज के राइट को प्रोटेक्ट करे। इसी तरीके से एवरी राइट मे इट कम फ्रॉम एनी लॉ हैज कपल्ड विथ सम ड्यूटीज। अभी उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि क्रिमिनल लॉ में कोई भी इंसान जो है जो अपनी राइट टू लाइफ और लिबर्टी को एंजॉय कर रहा है, उसकी राइट को, उसकी लिबर्टी को आप किसी भी तरीके से टच करेंगे, चाहे वो आप पार्शियली उसको हर्ट करेंगे या कंप्लीटली उसको हर्ट करेंगे या फिर उसका लाइफ ही ले लेंगे, तो ऐसे सारी सूरतों में जो है जो बंदा गलती करता है या गुनाह करता है उसको सजा मिलती है। एवरी क्राइम इज पनिशेबल। अब पनिश करने का राइट जो है, ये जो अथॉरिटी है ये स्टेट को होती है। दैट इज व्हाई इंडिया में जो है एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ एडजुडिकेशन चलता है कि यहाँ पर जब कोई क्राइम होता है तो इंडिविजुअल पर्सन केस तो डाल सकता है मगर वो प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता वो क्राइम करने वाले को। प्रोसिक्यूट करने का जो अथॉरिटी है वो स्टेट के पास है। स्टेट क्या करती है, अपनी दो डिपार्टमेंट्स की तरफ से वो आपको हक दिलाने की, आपको न्याय दिलाने की, जस्टिस दिलाने की कोशिश करती है। एक तो पुलिस डिपार्टमेंट है जिसका काम है इन्वेस्टिगेशन करना क्राइम को। आपने इल्जाम लगा दिया, आपने एलिगेशन कर दिया, जो भी आप एलिगेशन करते हैं, जो अथॉरिटीज होती है एलिगेशंस को रिसीव करके उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर में तब्दील करती है। एक बार एफआईआर रजिस्टर हो गई तो जिस बंदे के खिलाफ आपने इल्जाम लगाया है वो क्या हो जाएगा, अक्यूज्ड बन जाएगा। ओके, अक्यूज के खिलाफ आपने इल्जाम तो लगा दिया, अब इसको साबित करने का दो लोगों के सर जुम्मा होता है। एक तो इल्जाम लगाने वाले के सर होता है, दूसरा जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पर होता है। अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है कर्नाटका में हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है। पुलिस डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपके पास से इल्जाम को कलेक्ट करेगा इन राइटिंग, फिर वो एविडेंसेस को कलेक्ट करेगा, गवाहों को, सबूतों को इकट्ठा करेगा, उसके बाद एक रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट दो तरीके की होती है, एक होती है बी फाइनल रिपोर्ट जिसमें से पुलिस डिपार्टमेंट ये डिक्लेयर करती है कि इल्जाम लगाने वाला झूठा है, इल्जाम जो है सच साबित नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी सबूत जो है अक्यूज के खिलाफ नहीं मिला है, तो बी रिपोर्ट फाइनल हो गया, अक्यूज क्लीन चिट हो गया। एक तरीके का रिपोर्ट होता है। अब उसके उलट क्या होता है कि इल्जाम सही साबित हो गया, गवाह और सबूत इकट्ठा हो गए, तो दैट टाइम व्हाट विल हैपन, दे विल फाइल अ चार्जशीट। चार्जशीट जो है सी रिपोर्ट बोलते हैं उसको। एक बार चार्जशीट फाइल होगी तो उसमें लिस्ट ऑफ विटनेसेस होंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे, लिस्ट ऑफ एविडेंसेस होंगे, और आपके ऊपर जो चार्ज लगाया गया वो इल्जामात होंगे, तो सारे चार्ज कोर्ट को जाएंगे, कोर्ट विल टेक द कॉग्निजेंस एंड ट्रायल शुरू हो जाएगी। वो ट्रायल का एक बहुत लंबा चौड़ा सिलसिला है, दैट इज टेक्निकल थिंग्स, वो आपके लिए उतना जरूरत नहीं, वो आपके लॉयर्स देख लेंगे। ठीक है, हमारी भी रोजी रोटी चलनी चाहिए ना। आगे चल के अगर आप बताएं, राइट्स की बात आपको समझ में आ गई, जितने भी राइट्स हैं यहाँ पे
वो किसी ना किसी लॉ के तहत आते हैं। लॉ जो है लेजिस्लेशन है, एनैक्टमेंट है, या तो स्टेट लेजिस्लेशन की तरफ से या तो पार्लियामेंट की तरफ से कानून आया, उस कानून के अंदर आपको राइट मिले। अब ये सारे जो कानून है वो संविधान के तहत आते हैं, संविधान के पैरामीटर्स में ही रहना है उनको, विद इन द बॉर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दीज लेजिस्लेशन हैव टू वर्क। और उनका जो भी जो कार्य व्याप्ति जिसको कहते हैं, ज्यूरिस्डिक्शन जिसको कहते हैं, वो भी संविधान के तहत ही डिजाइन होता है। संविधान के बाहर जो भी कानून जाता है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से। ये जो जुडिशियल रिव्यू पावर है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, ये क्या करते हैं कि लेजिस्लेचर का जो कानून आया है उसको रिव्यू करके जो पार्ट एक्स्ट्रा बाहर गया है उसको कट कर देते हैं। उसमें ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। आर्टिकल 13 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो लॉ मेकिंग पावर है। उसके बाद जो लॉ बियॉन्ड दी पैरामीटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको कट शॉर्ट करके उसको अंदर लाया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम है। जब कभी भी हुकूमत या कानून के जरिए से, आपने किसी भी एक डिसीजन के जरिए से या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के जरिए से इंडिविजुअल्स के राइट्स पर अटैक करती है, वो राइट्स जो भारत के संविधान के तीसरे पार्ट में, थर्ड पार्ट में बताए गए हैं, वो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। जो फंडामेंटल राइट्स हमारे अगर वायलेट हुए तो हम कहां जाएंगे? हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को जाते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। बाकी लोअर कोर्ट्स को ये पावर नहीं होता है कि हुकूमत के खिलाफ जाके ये कुछ निर्देश या फिर आदेश दे सके। इसके साथ साथ संविधान जब समझ में आ गया तो हम वापस हमारे टॉपिक पे आएंगे कि भारत में वक्फ लॉ क्या क्या है। भारत में आने से पहले वक्फ को समझना जरूरी है। वक्फ जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ एंडोमेंट है जहां पे सोशियो रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एंडोमेंट पे दी गई। जो एंडोमेंट जो है हमको डिवाइन लॉ से मिला है। अभी डिवाइन लॉ हम किसको कहते हैं? हमारा जो कानून है वो इस्लामिक शरिया है। अब इस्लामिक शरिया कहां से आया? कुरान, हदीस, इजमा, कयास, 4 सोर्सेस हैं इसके। कुरान तो आपको पता है, हदीस भी आपको पता है, इजमा वो है जो उलेमा होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं कुरान और हदीस के, वो अपनी एक जमात बना के एक मुत्तफिक होकर एक फैसला लेते हैं, एक कलेक्टिव ओपिनियन लेते हैं। उस कलेक्टिव ओपिनियन को इजमा कहा जाता है। अभी कयास क्या चीज है? किसी टॉपिक पर कलेक्टिव ओपिनियन भी मिसिंग है तो वहां पर कोई मुफ्ती है, एक्सपर्ट ऑफ लॉ है, वो अपनी तरीके से क्या करते हैं, एक एजुकेटेड गेस देते हैं आपको। कोई बेवकूफाना गेस नहीं होता है। मिसाल के तौर पे गेस करने का अधिकार सबको भी है, मगर 2 लोगों के बीच में आप गेसिंग को अगर चेक करेंगे, एक एजुकेटेड बंदा है जो पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंस में एक्सपर्ट है, तो उसका गेस क्या होगा? मैक्सिमम लेवल पर सच्चा होगा, सही होगा, और वही होगा उसके गेस के हिसाब से। वो होता है फोरकास्टिंग, एजुकेटेड फोरकास्टिंग भी बोल सकते हो। अभी एक अनएजुकेटेड बंदा है, उस फील्ड ऑफ साइंस को बिल्कुल जानता नहीं, फिर भी वो गेस करता है कोई, तो उसका गेस सच भी हो सकता है या झूठ भी हो सकता है। तो यहाँ एजुकेटेड लॉजिकल गेस जो होता है वो कयास होता है। तो इन सब के अलावा भारत के अंदर जो जुडिशियल डिसीजंस हैं, जो लेजिस्लेशंस हैं पार्लियामेंट के, और वो सेपरेट स्टेट वाइज जो लॉ बने हैं, स्टेट लॉ, पार्लियामेंट्री लॉ, या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स, ये सारे भी क्या होते हैं? हमारे सोर्सेस ऑफ वक्फ लॉ बनते हैं। इसके अलावा कुछ बुक्स लिखे गए हैं एक्सपर्ट्स के तरफ से, वो बुक्स हैं, और ओपिनियंस, फतवाज वगैरह जो दिए गए हैं स्कॉलर्स के तरफ से, वो सारी चीजें क्या होंगे? सोर्सेस ऑफ वक्फ लॉ में आएंगे। ये सारे सोर्सेस को रख के हम वक्फ को समझने जाएंगे तो पहला सोर्स हमें नजर आता है सूरह बकरा की 261 आयत, जिसके अंदर अल्लाह ताला बोलता है कि अगर आप सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में कोई चीज खर्च करते हैं, तो मानिंदा वो ऐसे है कि जमीन में आप एक बीज डालें जिसके 700 टाइम्स आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो डिटेल में है आयत, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, और अल्लाह अपनी तारीफ भी उसमें करता है उसी आयत में। तो बताने का मकसद यह है कि जो काम हम खुद के लिए करते हैं, मिसाल के तौर पे हमें चाय पीना है, हम 10-15 रुपए खर्च करके चाय पीते हैं, तो चाय का फायदा हमको मिलता है, ठीक है, वो वन टाइम बेनिफिट है। ऐसा नहीं है कि पैसे वेस्ट हो गए, वो हमें बेनिफिट मिल गया। मगर वही आप 15 रुपए अल्लाह की राह में खर्च करेंगे ना, व्हाट इज द राह ऑफ अल्लाह? इट इज अगेन रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। और रिलीजियस में क्या होता है? इट इज फॉर all the duties prescribed under the religious parameters, like कुरान हदीस में जो रास्ते बताए गए खर्च करने के लिए, वो सारे रास्ते जो है रिलीजियस। अभी चैरिटेबल क्या है? जिसपे कुरान भी, हदीस भी, और दुनिया की सारी जो चीजें जिसको हम लोग फिलॉन्थ्रपी जैसे कह सकते हैं कि इंसानी खिदमत के लिए जो पैसा खर्च होगा वो चैरिटेबल में आता है।
सामाजिक खिदमत में आता है, तो वो भी जो है वक्फ का पार्ट है। ये दोनों चीजों में आप अगर आपने पैसा लगाया तो इसका फायदा आपको कितने टाइम मिलेगा? 700 गुना मिलेगा। तो दिस इज व्हाट कुरान की आयत। अभी हदीस में हम देखेंगे तो पहली सबसे हदीस हमें कौन सी नजर आती है कि एक बार क्या हुआ, खैबर जो है सब मुसलमानों का हो गया, तो खैबर में हजरत उमर फारूक ने एक प्रॉपर्टी परचेज की, दी बेस्ट प्रॉपर्टी उनके हिसाब से। जब उन्होंने प्रॉपर्टी परचेज की तो उनके दिल में ख्याल आया कि जाके मैं सरकार से बात करता हूँ इसके बारे में। तो आए, बोले आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज की है खैबर के अंदर, बहुत उम्दा प्रॉपर्टी है, मेरे हिसाब से अब तक की जो मेरी प्रॉपर्टीज में बेहतरीन है, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बोला कि इसको आप सवाब जारिया के तरीके से इस्तेमाल करो, उसको वैसे ही रखो, उसका जो भी यूसुफ्रक्ट आएगा, उसका जो इनकम आएगा, उसका जो भी बेनिफिट आएगा, उसको आप खर्च करो अल्लाह की राह में, इंसानियत की खिदमत में खर्च करो बोल के हुक्म दिए। तो ये पहली हदीस है। तो इस तरीके से हमें डिवाइन लॉ से क्या मिलता है? वक्फ मिलता है। अभी इस वक्फ को बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग देशों में अलग अलग समाजों के अंदर डेवलप किया गया। वहां पर क्या हुआ, अपार्ट फ्रॉम रिलीजियस गाइडेंस जो है, एक टेरिटोरियल उनके जो ट्रेडिशंस हम कह सकते हैं कि लोकल ट्रेडिशंस है, उनके हिसाब से भी डेवलपमेंट होते हैं। इंडिया में जब आया, इंडिया में आने से पहले एक छोटी मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। एक समरखंड ऐसा कुछ प्लेस है इसमें अफगानिस्तान के आसपास। वहां पर जो है एक होटल था पुराने जमाने में। होटल के अंदर जो है पहली बार चीनी के मिट्टी के बर्तन जो है इस्तेमाल होते थे, आप वहां पे लोगों को खाना देने के लिए। अक्सर काम करने वालों के हाथ से जो है वो चीनी के मिट्टी के बर्तन गिर जाते, टूट जाते, तो उनकी सैलरी से जो है उसका पैसा काट लिया जाता था। तो उस शहर के अंदर जो है हमारे डॉक्टर साहब जैसे एक बहुत सही इंसान थे, उन्होंने क्या करे, अपनी एक प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया। वक्फ को डेफिनेशन कैसा करें, इसका जो भी इनकम आएगा, इस इनकम को सेव करके रखा जाएगा। जब भी इस होटल में किसी भी वेटर के हाथ से या काम करने वाले के हाथ से कोई बर्तन टूट जाए तो उसकी सैलरी से वो पैसा न काट के इस इनकम से वो पैसा लेके बर्तन खरीदा जाए। तो सारे मजदूर जो थे हमेशा के लिए जब तक वो काम करते थे, ये वाकिफ को जो है दुआ देते थे। फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा एक ट्रेडिशन शुरू हुआ था एक वक्फ को लेके। जब भारत में आया तो तकरीबन 12वीं 13वीं सदी के अंदर दिल्ली में जब सुल्तान रूल करते थे, तो अल्तमश साहब के जमाने में जो है ये बहुत पुराना एविडेंस अगर हम कह सकते हैं कि भारत में पहली बार सुल्तान अल्तमश के जमाने में देखा गया। उन्होंने बहुत सारे मंदिर, मस्जिद और मदरसों के लिए वक्फ बनाया। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली डेवलप हुआ हमारे मुगल्स के दौर में। मुगल्स क्या करें कि हर शोबे में हर काम के लिए जो है प्रॉपर्टीज देते थे, वो दान के जरिए से। उसको उस जमाने में क्या करते थे, इनाम कहते थे। तो इनामदारी के जरिए से वो क्या करते, प्रॉपर्टी देते काम करने वालों को। वो सर्विस इनाम भी होते थे। वो सर्विस इनाम दो टाइप के होते थे, एक सोशल सर्विस भी होता था, एक रिलीजियस सर्विस भी होता था। जो भी सर्विस के लिए इनाम देते, उस इनाम के साथ साथ वो कुछ ड्यूटीज उनके डिफाइन करते थे। तो ऐसा वक्फ कॉन्सेप्ट जो है मुगल के दौर में जबरदस्त तरीके से इंप्रूव हुआ। जब मुगल का दौर खत्म होके अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है उस जमाने में मुसलमानों के हाथ में थी, क्योंकि मुसलमान आखिरी रूलर्स थे भारत के। तो ऑब्वियसली बहुत सारे जागीरदार, जमींदार, जितने भी वडेरे, चौधरी जो भी थे, वो मैक्सिमम मुसलमान थे, या तो राजपूत थे या तो फिर अपर क्लास कुछ हिंदूस थे। तो उन्होंने देखा अंग्रेजों ने कि इसको जो है कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कानून लाए हो। मगर 1894 में एक प्रीवी काउंसिल का जजमेंट आया। उस जजमेंट में ये कहा गया कि वक्फुल अलल औलाद जो है, वक्फ अलल औलाद जो है, ये इल्लीगल है, हमारे इंग्लिश लॉ के खिलाफ है। इंग्लिश लॉ क्या कहता है, आपने अगर सुना होगा, भारत में भी अभी प्रेजेंट एक कानून चलता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोल के। हम जो भी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, बेचते हैं, मॉर्गेज करते हैं, लीज पे देते हैं, वो सारे रूल्स जो है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के एक्ट के तहत ही चलता है। इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक कॉन्सेप्ट आता है, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। इसका मतलब क्या है, कोई भी कानून, कोई भी प्रॉपर्टी हमेशा के लिए किसी एक इंसान या किसी एक संस्था के साथ नहीं रह सकती। प्रॉपर्टी भी जो है ओनरशिप बदलते रहती है उसकी, ये कॉन्सेप्ट है। मिसाल के तौर पे कोई प्रॉपर्टी है, समझो कोई खरीदा, जब तक वो प्रॉपर्टी उसके पास है उन्हें उसका ओनर, जब बेच दिया तो उन्हें उसका ओनर नहीं, प्रॉपर्टी इंटैक्ट रहती बट ओनर बदल जाता है। अब प्रॉपर्टी को सेल करें, मॉर्गेज करें, या फिर किसी भी तरीके से उसके राइट्स को जो है अलिनेट करें, बेच दिए,
तो वो सारे अलिनेशंस जो है फ्रॉम ट्रांसफरर टू ट्रांसफरी वो राइट्स ट्रांसफर होते रहते हैं, मगर प्रॉपर्टी इंटैक्ट रहती है। यहाँ पे क्या होता है वक्फ में, जब प्रॉपर्टी कोई वक्फ कर देता है तो इंडिविजुअल ओनर जो होता है, वाकिफ जो प्रॉपर्टी को वक्फ करता है, अपनी ओनरशिप को सरेंडर करता है, एंड दैट ओनरशिप इज गोइंग टू बी वेस्टेड विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आफ्टर द डेडिकेशन अल्लाह विल बिकम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। वंस अल्लाह बिकम्स द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ता कयामत तक, जब तक दुनिया है कायम, उसका ओनर कौन रहेगा? अल्लाह रहेगा। तो व्हाट इट हैपेंड? इट इज एन एक्सेप्शन टू द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। अब यहाँ ओनरशिप परपेचुइटी हो गई, हमेशा हमेशा के लिए एक प्रॉपर्टी एक जगह पर क्या होगी? स्टैग्नेंट, स्टॉप होगी, आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसको जो है अंग्रेजों ने कहा कि ये अलग गलत, हमारे कानून के हिसाब से ये रॉन्ग है, तो उन्होंने ये जजमेंट पास कर दी। जैसे ही जजमेंट आया तो देयर वाज अ रिवोल्ट अक्रॉस द नेशन। रिवोल्ट जब शुरू हुआ तो अंग्रेजी हुकूमत को मजबूरन घुटने टेकना पड़ा भारत के वो स्वतंत्र सेनानियों के सामने। मजबूरन में उन्होंने क्या किया, पहली बार भारत में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट बोल के कानून पास किया उन्होंने। अभी मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 में आया। इनिशियली वो थोड़े थोड़े राइट्स डिफाइन करके और वैलिडेशन ऑफ द वक्फ का कॉन्सेप्ट को जो है वैलिड कर दिया। इसके बाद जो है वक्फ को कोई भी उंगली नहीं उठाएगा, ऐसा एक कानून आया। उसके बाद उसको और पॉलिश किया गया 1923 में, और एक वक्फ कानून आया। वहां पर अंग्रेजों का दौर खत्म हो गया। 1947 में भारत आजाद हुआ। 47 के बाद हम भारत के लोगों ने बैठकर एक संविधान बनाया, संविधान को अपने आप पर लागू किया। उसके बाद 1950 में भारत एक गणतंत्र देश बना, एक रिपब्लिक स्टेट बना। उसके बाद पहला कानून जो पास हुआ 1954 में, वहां पे एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी के अंदर एक स्वतंत्र सेनानी थे, कोई महाराष्ट्र से कोई फ्रीडम फाइटर थे। उनको जो है वो कमेटी को रिपोर्ट सबमिट करने के बाद उन्होंने जो है पार्लियामेंट में पहली बार एक बिल प्रेजेंट किया 1954 में। वो बिल जाके कानून बना, वक्फ एक्ट 1954। 1954 से लेके 1995 तक जो है तकरीबन वही कानून चलता रहा। 1995 में पीवी नरसिम्हा राव साहब के टाइम पे जो है और एक नया कानून आया, वक्फ एक्ट 1995, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन था। जो भी पहलू छूट गए थे सारे पहलू को उन्होंने कवर किया था 1995 में। वो चलता रहा। 2013 में क्या हुआ, एक और जो है अमेंडमेंट लाया गया सेम 1995 एक्ट को। अमेंडमेंट में क्या हुआ, ज्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं हुए। एक नया इंट्रोडक्शन हुआ कि विमेन शुड बिकम पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ बोर्ड एंड वक्फ काउंसिल्स इन द सेंट्रल लेवल। उसके अलावा एक मेजर इंट्रोडक्शन ये हुआ था कि इवन अ नॉन मुस्लिम कैन डोनेट द प्रॉपर्टीज एंड दैट प्रॉपर्टी कैन बिकम वक्फ। ये दो इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस जो है इस अमेंडमेंट में लाया गया। ये क्यों लाया गया कि अमेंडमेंट लाने का काम तो लेजिस्लेचर करते हैं, मगर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए थे कि ये ऑथेंटिसिटी को उन्होंने डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने कि इवन नॉन मुस्लिम्स व्हेन दे आर मेकिंग एनी प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट टू द वक्फ कॉन्सेप्ट, इफ द गिफ्ट इज विद इन द पैरामीटर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द शरिया लॉ, इस्लामिक लॉ, then it can become a valid gift, valid waqf. This was the judgment given by Supreme Court. And the same concept was introduced in 2013 enactment. ऐसा नहीं है कि कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आ गई, बीजेपी गवर्नमेंट उसको निकाल दिया। ये पॉलिटिकल गेम नहीं है, एक इंटेलेक्चुअल वर्क है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने काम में ये डिक्लेयर किया था। अभी जब आप उसके खिलाफ भी जाएंगे तब भी आपको सुप्रीम कोर्ट का जो है लिटमस टेस्ट वो पास करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट आके कुछ भी कानून नहीं बना सकती। हमारे पास ऑलरेडी जो है प्री डिफाइंड कुछ कानून है, हमारा संविधान है, संविधान के अंदर उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से सारे कानूनों को बनाना पड़ेगा और उसी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट भी फ्यूचर में काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लेजिस्लेशंस इन इंडिया विद रिगार्ड टू द वक्फ कॉन्सेप्ट। अभी क्या है, वक्फ जो है कितने टाइप्स के होते हैं। जब बंदा कोई वक्फ देता है तो वो वाकिफ होता है। वाकिफ जब तक जिंदा होता है वही मुतवल्ली भी होता है। अक्सर जब वाकिफ मर जाता है या फिर पागल बन जाता है या किसी सूरत में वो मैनेज करने के काबिल नहीं रहता, he is unable to manage the property, then the next person to succeed that authority to manage the property will be the mutawalli of the waqf property or manager of the waqf property. ये ता क़यामत तक मुतवल्ली का सिलसिला चलता रहता है।
अभी मुतवल्ली जो है इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है या फिर एक कमेटी भी हो सकती है। अगर प्रॉपर्टी छोटी है तो इंडिविजुअल पर्सन इज इनफ टू मैनेज द प्रॉपर्टी। इफ द प्रॉपर्टी इज कॉम्प्लेक्स, बहुत सारा मैनेजमेंट करना है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, काम बहुत ज्यादा है, तो कमेटी बनाई जाती है। अब कमेटी में वो अपने तरीके से एक एज पर दी 1995 एक्ट स्कीम ऑफ मैनेजमेंट बनाया गया है, रूल्स नए अमेंडमेंट के हिसाब से भी रूल्स बने, तो उसके हिसाब से कैसी कमेटी होना चाहिए, प्रेसिडेंट कैसे होगा, वाइस प्रेसिडेंट, उसका ट्रेजरर, अलग अलग उसके पोस्ट तय होंगे। देयर आफ्टर ये कमेटी को अप्रूवल कौन करेगा, वक्फ बोर्ड को क्या पावर है, ये सारी चीजें वो कानून में डिफाइंड है। इसके बाद जब वक्फ प्रॉपर्टी बनती है तो कितने टाइप के वक्फ रहते हैं? पहले तो एक वक्फ होता है वक्फ अलल औलाद, जिसको हम लोग फैमिली वक्फ भी कहते हैं, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए वक्फ बनता है। इस फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं उनको मेरे बाद कौन मुतवल्ली बनेगा वो डेफिनेशन होता है वक्फ डीड में। उसके बाद क्या होगा कि वो प्रॉपर्टी का जो इनकम आएगा उसको परसेंटेज को डिफाइन किया जाएगा। से फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए की इनकम आ रही है, एक मस्जिद है मोहल्ले में, आप उसमें 30 रुपए मस्जिद को खर्च करेंगे, 70 रुपए फैमिली पर खर्च करेंगे। ये डेफिनेशन ये अगर कानून बना के वक्फ डीड को प्रिस्क्राइब किया गया है डीड के अंदर बाय द वाकिफ, तो वो क्या हो जाएगा, वक्फ अलल औलाद हो जाएगा। अगर समझो किसी दिन उन्होंने डिसाइड कर दिया कि सारी प्रॉपर्टी हम जब मस्जिद को ही दे देंगे तो दे सकते हैं, मगर मस्जिद का जो रेट है उसमें जो है आनाकानी नहीं होगी। ये कंडीशंस है। यही कंडीशन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स में भी आए हैं। जिस दिन इन्होंने स्टॉप किया मस्जिद को देना, या फिर वो डेफिनेशन जो दिया गया था, वो पार्ट जो प्रिस्क्राइब किया गया था, उसको अगर रोक दिए तो दैट इज वायलेशन ऑफ द वक्फ, उसके ऊपर वाकिफ के ऊपर एक्शन होगा। तो ऑलरेडी 1995 एक्ट में वो पेनल क्लॉजेस भी डिसाइड किए गए थे। ये हो गया पर्सनल फैमिली वक्फ, वक्फ अहली बोलते हैं इसको। अब वक्फ खैरी जो है एक पब्लिक वक्फ है, पब्लिक चैरिटी के लिए होता है। इसमें भी दो टाइप्स हैं, एक वो हो सकता है प्योरली रिलीजियस, एक हो सकता है सेमी रिलीजियस और प्योरली सोशल। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे अगर कोई मस्जिद बनी तो प्योरली रिलीजियस होगा, वहां पे कुछ और काम नहीं हो सकता। अगर मदरसा है तो मदरसे में आप रिलीजियस एजुकेशन भी देंगे, दुनियाई तालीम भी देंगे, साइंस भी पढ़ाएंगे, कंप्यूटर भी पढ़ाएंगे, सारी चीजें आप कर सकते हैं मदरसे में। दैट्स व्हाई इट इज सेमी रिलीजियस। अगर आप जाएंगे किसी आशुर खाने, सॉरी मुसाफिर खाने में, तो मुसाफिर खाना इज अ प्रवासी मंदिर कह सकते हैं आज के जमाने में। तो किसी भी शहर में अगर मुसाफिर खाना है तो वहां पे सिर्फ मुसलमान नहीं रहते, जाके हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, सारे लोग जो यात्री हैं वहां पे आके रुक सकते हैं मुसाफिर। तो उसको जो है प्योरली सोशल कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है, वहां पे रिलीजियस कुछ नहीं होता है। तो इसका जो फायदा होगा जनरल पब्लिक को होगा। तो आइदर इट इज फॉर द पर्टिकुलर कम्युनिटी or for the all communities together, it is called as a waqf khairi, that is public waqf। अब इसके अलावा जो वक्फ बनते हैं अलग अलग मिक्स वक्फ बनते हैं, ये फैमिली और पब्लिक के लिए दो भी, उसको वक्फ मुश्तरक कहते हैं। अब फिर उसके आगे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ वक्फ ऐसे होते हैं कि पर्टिकुलर मकसद के लिए बनाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि अगर बर्तन टूटे तो वो सिर्फ उसी काम के लिए होगा, किसी और काम के लिए नहीं होगा। दैट इज अ पर्टिकुलर वक्फ, वो किसी और मकसद के लिए वो पैसा खर्च नहीं हो सकता। अभी यहाँ पे क्या होगा, किसी एक मकसद के लिए वक्फ बनाया गया, मकसद मर गया, प्रॉपर्टी रह गई, तब क्या होगा, मकसद जो था वो मर गया, प्रॉपर्टी रह गई, तब जो है एक डॉक्ट्रिन ऑफ सिप्रेस करके एक कानून है, उसके अंदर एक डॉक्ट्रिन में क्या होता है कि जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होती है वो कोर्ट क्या करेगी, नियरेस्ट जो उसका पर्पस है, जो पर्पस मर गया है उसको नियरेस्ट पर्पस डिफाइन करेगी कोर्ट, तो उस पर्पस के लिए वक्फ प्रॉपर्टी को खर्च किया जाएगा, उसके इनकम को इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, और जब हम लोग वक्फ को समझे, वाकिफ को समझे, मुतवल्ली को समझे, तो एक चीज को समझना जरूरी कि वक्फ को गवर्निंग लॉज कौन से 3 इंपॉर्टेंट गवर्निंग लॉज। फर्स्ट थिंग इज मंशाए वाकिफ, द इंटेंशन ऑफ द वाकिफ, व्हाटएवर द इंटेंशन with what the waqif has given the property is a prime concern for every waqf. Thereafter, second one is Islamic Sharia. You know very well what is Islamic Sharia. We discussed it. Thereafter, the third one is law of the land. जो लैंड में प्रॉपर्टी है, मतलब जिस देश में प्रॉपर्टी है, जिस राज्य में प्रॉपर्टी है, उसके कानून जो भी होंगे वो भी उसके ऊपर बराबर लागू होंगे। ये तीनों में कोई भी लॉ को आप वायलेट नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो आपको उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया वक्फ को गवर्निंग लॉज। अभी वायलेशन हुआ तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको समझ में आ गए।
इतने सारे चीजें समझने के बाद और हम आगे थोड़ा बढ़ेंगे, अभी सवाल पैदा होता है कि वक्फ प्रॉपर्टीज जो है कहां से आए, व्हाट इज सोर्स ऑफ दिस वक्फ प्रॉपर्टी। बेसिकली ऑल द प्रॉपर्टीज आर द डोनेशंस गिवन बाय द मुस्लिम्स फॉर चैरिटेबल एंड रिलीजियस पर्पस, ठीक है। अभी इसमें जो है कुछ प्रॉपर्टीज आए हैं जो राजा महाराजा थे पहले जमाने में, उन्होंने मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए, तो उस प्रॉपर्टीज को जो है आजादी के बाद आजाद भारत की हुकूमत ने क्या किया, उसको इंटैक्ट रखने का फैसला लिया, उसके वजह से वो क्या हो गए, कंटिन्यू जो है वक्फ प्रॉपर्टीज हो गए। मिसाल के तौर पे हमने जो है 1992 में एक कानून पास किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट करके। उस एक्ट में क्या कहा गया, 1947 की 15 अगस्त को जो प्रॉपर्टी, रिलीजियस प्रॉपर्टी खास करके, जिस नेचर में रहेगी, जिस रिलीजन के अंडर में रहेगी, जिस रिलीजियस के डिनोमिनेशन के अंडर में रहेगी, वो वहीं पे कंटिन्यू होगी, उसको नेचर चेंज नहीं किया जा सकता। अगर कोई शिव मंदिर है तो उसको आप जो है राम मंदिर नहीं बना सकते, कोई राम मंदिर है तो उसको आप हनुमान मंदिर नहीं बना सकते। उसी तरीके से कोई दरगाह है तो आप उसको मस्जिद में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर कोई मस्जिद है तो आप उसको जो है तोड़कर कोई गिरजाघर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये सारी चीजें जो है ये कानून में आ गई, तो इसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज क्या हो गए, आ गए। नेक्स्ट वक्फ जो है बनने के जो तरीके हैं उसमें एक है वक्फ बाय यूजर, जो प्रॉपर्टी को बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया गया है रिलीजियस पर्पस के लिए और किसी ने भी उसको चैलेंज नहीं किया, अनकंडीशनली वो प्रॉपर्टी उस मकसद के लिए इस्तेमाल होती रही फ्रॉम टाइम इमेमोरेबल। किसी को भी याद नहीं कब शुरू हुआ बोल के, ऐसा नहीं कि 8-10 दिन पहले शुरू करें आज वक्फ बाय यूजर होगा, ऐसा नहीं होता। इमेमोरेबल टाइम से जो प्रॉपर्टी, उसमें कोई प्री डिफाइंड टाइम भी नहीं है कि इतने साल बोल के। हाँ, तो अगर आज भारत में हम लोग आजाद भारत के नजरिए से देखें तो भारत आजाद होने से पहले जो प्रॉपर्टी जिस मकसद से इस्तेमाल होती थी वो वक्फ बाय यूजर है, वो रिकॉग्नाइज्ड है, वो रजिस्टर्ड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर मुझे पूछा जाए तो नया अमेंडमेंट है, इतना अफेक्ट नहीं करेगा इफ यू आर ब्रिंगिंग इट इन अ प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। अगर आप रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे तो धोखा हो सकता है, प्रोस्पेक्टिवली करेंगे तो धोखा नहीं होगा। तो इन सारी चीजों को आप मद्देनजर रखते हुए वक्फ को समझना। अभी कुछ इल्जामात वक्फ के ऊपर हैं कि वक्फ जो है हमारे रैयतों की प्रॉपर्टी यानी कि फार्मर्स की प्रॉपर्टी को छीन रही है, वक्फ जो है हिंदूज की प्रॉपर्टी को, क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टी को छीन रही है। अगर इस प्रोपेगेंडा को अगर आप समझना है तो यहाँ आइसोलेटेडली स्टडी नहीं कर सकते, थोड़ा पीछे जाएंगे। 1955 में हमारा कर्नाटक जो है मैसूर राज्य होता था, उसका नाम। जब मैसूर गवर्नमेंट थी तो उन्होंने 1955 में 2 कानून पास किए, इनाम अबॉलिशन एक्ट के नाम पर 2 लॉ आए, एक पर्सनल इनाम अबॉलिशन एक्ट, एक रिलीजियस और चैरिटेबल इनाम अबॉलिशन एक्ट। ये 2 कानूनों के तहत बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो इनाम्स थी, रिलीजियस नेचर की इनाम थी, उस रिलीजियस नेचर को नेग्लेक्ट करके उस टाइम की स्टेट गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी को छीन कर रीग्रांट किया लोगों को। वहां पर जो है वायलेशन ऑफ वक्फ लॉज हुआ है। उस टाइम पे कोई भी एजुकेटेड लोग खड़े नहीं हुए, पूछे नहीं, तो ऑन एन अप्रोक्सीमेट बेस ये 2 कानूनों के तहत 40,000 एकड़ प्रॉपर्टीज जो है वक्फ की जो है नॉन वक्फ हो गई। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आए, वो सेंट्रल लैंड रिफॉर्म्स एक्ट भी थे, स्टेट गवर्नमेंट ने उसे इंप्लीमेंट किया। उसके बाद सर्टेन इनाम्स अबॉलिशन एक्ट आया 1977 के कानून में। Total 79,000 acres of waqf land is snatched from the waqf board and given to the common individuals, including both Muslims and non-Muslims. So इसके जरिए से कुछ रॉन्ग कैलकुलेशंस, रॉन्ग जो है अलॉटमेंट्स जो हुए थे, उन प्रॉपर्टीज को जब वक्फ बोर्ड वापस लेने के लिए नोटिस देती है तो ये लोग जो है हंगामा खड़ा कर देते हैं कि वक्फ बोर्ड इज स्नैचिंग द प्रॉपर्टी ऑफ फार्मर्स। नो, they are the waqf properties but were not taken by the waqf board in right time. Now they are trying to take it, that's why this propaganda is being created. इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, लास्ट में एक चीज रख के अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि एक बहुत बड़ा जो है इल्जाम वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर है कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ, बिकॉज ऑफ द पार्टीशन बहुत सारे मुसलमान भारत के जो है पाकिस्तान चले गए, वो ईस्ट पाकिस्तान भी गए, वेस्ट पाकिस्तान भी गए। तो उस टाइम पर जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे छोड़ के गए थे वो वक्फ बन गई बोल के एक इल्जाम है।
मेरा मुकम्मल दावा है और मैं इस चीज को मेरी किताब में भी पब्लिश कर रहा हूं कि नॉट इवन अ सिंगल प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द मुस्लिम्स इन इंडिया हु वेंट टू पाकिस्तान ड्यूरिंग द पार्टीशंस वर डिक्लेयर्ड एज अ वक्फ प्रॉपर्टी. ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी वाज गिवन टू द रेफ्यूजीज हु केम फ्रॉम द ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अंडर डिफरेंट लेजिस्लेशंस. पहले तो एक कानून आया इवैक्यू प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट एक्ट. वो इवैक्यू प्रॉपर्टीज मैनेजमेंट एक्ट 1950 में क्या हुआ, जो लोग आए थे पार्टीशन में उनको जो है वो प्रॉपर्टीज अलॉटमेंट करने का काम शुरू हो गया. 1968 में इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ तो उस टाइम पे एक लॉ पास हुआ था एनिमी प्रॉपर्टीज एक्ट बोल के. जितने भी प्रॉपर्टीज भारत में मुसलमान छोड़ के गए थे पाकिस्तान को, वो सारे प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर कर दिया कि एनिमी प्रॉपर्टी. द मोमेंट इट इज डिक्लेयर्ड एज एनिमी प्रॉपर्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट हैड all the powers to take the properties under their control, and thereafter East Punjab Resettlement of the Refugees Act आया. उसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है दिए. जो लोग गए थे बांग्लादेश यानी कि वेस्ट पाकिस्तान सॉरी ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश जो गए थे वहां पे हालात देखे, कुछ मुसलमान वापस भी आए, देखे नहीं हमारा भारत ही अच्छा था, ये सही नहीं है पाकिस्तान बोल के वापस आए. जो लोग वापस आए अनफॉर्चुनेटली जो वही लोग प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे उनको ही नहीं मिली. जस्ट यू फॉरगेट अबाउट डिक्लेयरिंग द वक्फ. सो ये सारी चीजें हमारी किताब में वेरी सून आ रही हैं. तो आप सब लोगों से अदबन गुजारिश है कि मेरी किताब को जो है तो थोड़ा आप उसको पढ़ें और अपने लोगों तक वो पहुंचाएं. बहुत सारा इंफॉर्मेशन उसके अंदर हमने लाया है. 2 languages. यस यस 2 लैंग्वेजेस एट अ टाइम, इंग्लिश एंड कन्नड़ा, दो भी मैं उस किताब को लाने की जरूरत कर रहा हूँ. थोड़ा आपका सपोर्ट अगर मिल जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह एक काम हो सकता है. बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से, बड़ी रिसर्च के बाद उस किताब को मैंने लिखा है. तो मेरी बात खत्म करने से पहले मेरी अपनी लिखी गई एक उर्दू की नज़म में आपके हवाले करना चाहता हूँ. अगर पसंद आ जाए तो कबूल कर लेना और मेरे लिए दुआ करना. इल्म जदीद हो या इल्म कदीम, इल्म जदीद हो या इल्म कदीम, इल्म तो बेशक मुफीद होता है. सागर किनारा हो या समुंदर की गहराई, इल्म हर जगह वसी होता है. थी बेइंतहा मोहब्बत इल्म से मालिक को, थी बेइंतहा मोहब्बत इल्म से मालिक को, फिर भी भेजा बना के उम्मी मेरे सरकार को. थी इम्तिहा बेइंतहा मोहब्बत इल्म से मालिक को, फिर भी भेजा बना के उम्मी मेरे सरकार को. बताना था इल्म की अहमियत इंसान को, बताना था इल्म की अहमियत इंसान को, खुद के फरिश्तों में से उठाया शैतान को. जो निकला फव्वारा दरे मुस्तफा से, जो निकला फव्वारा दरे मुस्तफा से, जर्रा जर्रा गूंज उठा नाराए मरहबा से, जर्रा जर्रा गूंज उठा नाराए मरहबा से. शमशीर भी रोई ढाल भी रोए, इल्म जब आया तो चट्टान भी रोए. कलम सिहाई की मोहताज न थी, कलम सिहाई की मोहताज न थी, हमने दास्तां खून से लिखी. कलम सिहाई की मोहताज न थी, हमने तो दास्तां खून से लिखी. जो अंधेरा घना छाया कुफ्र का, तो हमने हुर्फ वाहिद लिखी. एक इल्म को पाक रखना था शायद उसको, इल्म को पाक रखना था शायद उसको, अपने ही महबूब को उस्ताद न दिया, अपने ही महबूब को उस्ताद न दिया. न था कोई उसके काबिल, तो खुद ही को खुदा ने उस्ताद बनाया, खुद ही को खुदा ने उस्ताद बनाया. चांद को लालटन, चांद को लालटन और आसमान को किताब बनाया, चांद को लालटन और आसमान को किताब बनाया. गारों को मदारिस और घरों को जन्नत बनाया. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.